हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीएफ क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का 2016 में जो पेपर हुआ था, ठीक है, वो वाला पेपर हम आज डिस्कस करेंगे। उसका ये पार्ट थर्ड है। ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक के जो हमारे पास 50 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पार्ट वन में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और पार्ट सेकंड में भी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास दो वीडियो है, इनकी जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप इन वीडियो को असेस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टू साउंड्स of 60 डेसिबल are added then what would be the resultant sound। यानी कि हमारे पास दो सेम इंटेंसिटी की साउंड लेवल है। ठीक है, 60 डेसिबल्स के। ठीक है, 60 डेसिबल्स के हमारे पास दो साउंड लेवल है, तो इनका इसमें पूछ रहा है कि रिजल्टेंट साउंड लेवल क्या होगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, एल रिजल्टेंट के लिए ये है हमारे पास एल एस प्लस 10 log n। ठीक है, 10 log n। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ सोर्स, नंबर ऑफ सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सोर्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे एल एस, यानी ये हमारे पास जो साउंड लेवल है, यानी कि 60 प्लस 10 log और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। 60 प्लस 10 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 63 डेसिबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 63 डेसिबल। ठीक है, इसके अलावा इसको आप याद भी कर सकते हो कि यदि हमारे पास सेम इंटेंसिटी के यदि हमारे पास दो सोर्स है, ठीक है, तो हमारे पास जो एल रिजल्टेंट है, ठीक है, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारे पास एल दी हुई है उसमें हम इंक्रीज कर देते हैं कितने का? 3 डेसिबल का। ठीक है, एल रिजल्टेंट निकालने के लिए। और यदि हमारे पास तीन सोर्स है सेम इंटेंसिटी के, ठीक है, तो उसमें हम ये जो एल रिजल्टेंट निकालने के लिए जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है उसमें हम 4.8 डेसिबल से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, 4.8 डेसिबल से हम क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, और यदि नंबर ऑफ सोर्स हमारे पास 4 हो तो ये हमारे पास इंक्रीज हो जाती है 6 डेसिबल से। कितने से इंक्रीज हो जाती है? 6 डेसिबल से। ठीक है, तो ये तीन आप रिजल्ट याद भी कर सकते हो, और यदि आप याद नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्पर्सन पैरामीटर्स सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड इन द गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल आर फंक्शन ऑफ। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो सिग्मा वाई और सिग्मा जेड है वो हमारे पास किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सिग्मा वाई या फिर सिग्मा जेड ये फंक्शन होते हैं किस चीज के? एक्स के और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के। किस किस चीज के? एक्स और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सिग्मा वाई और सिग्मा जेड है, ठीक है, ये एक्स पे और एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हमने क्लास में डिस्कस किया था, कुछ इस तरीके से हमारे पास कर्व आया था। ठीक है, ये हमारे पास सिग्मा एक्स या फिर सिग्मा वाई। ठीक है, और इधर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में था एक्स। एक्स क्या चीज है? देखो, ये हमारे पास जैसे स्टेक है, ये हमारे पास स्टेक है। ठीक है, यहाँ से कुछ इस तरीके से प्लूम का डिस्पर्सन होता है। ठीक है, तो इसमें हम जो विंड की डायरेक्शन है वो इस तरीके से मानते हैं, तभी हमारे पास जो प्लूम है उसका डिस्पर्सन इस डायरेक्शन में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई विंड स्पीड वी। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं अपविंड डिस्टेंस या अपविंड डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं हम डाउन विंड डायरेक्शन। ठीक है, डाउन विंड डायरेक्शन। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स है वो क्या है? डाउन विंड डायरेक्शन या डाउन विंड डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पर जो कर्व आता है सिग्मा एक्स, और यहाँ पर जो कर्व आता है सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई वर्सेज एक्स का, वो कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास बहुत सारे कर्व आते हैं। ठीक है, तो ये किसको डिनोट करते हैं? ये हमारे पास स्टेबिलिटी कैटेगरी को डिनोट करते हैं।
ठीक है, क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि गिफोर्ड ने टोटल 6 स्टेबिलिटी कैटेगरी बताई थी। ठीक है, ए से लेके एफ तक, तो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई कैटेगरी ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, तो इन टोटल जो 6 स्टेबिलिटी कैटेगरीज है और जो हमारे पास डाउनविंड डिस्टेंस है एक्स, उस पर हमारे पास डिपेंड करता है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ठीक है, तो ये हमने क्लास में कवर किया था अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्डर है उसका मेजरमेंट की क्या यूनिट है? ठीक है, तो उसकी मेजरमेंट की यूनिट क्या होती है? टीओएन। टीओएन क्या है हमारे पास? थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। क्या होती है? थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास? इसको निकालने का फॉर्मूला होता है a प्लस बी डिवाइड बाई ए। ठीक है, ए हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो सैंपल है, ठीक है, जिसका ऑर्डर का मेजरमेंट करना है, उसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो ए है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सैंपल। ठीक है, और बी क्या है हमारे पास? बी है हमारे पास कि उसमें हम कितना ऑर्डर फ्री वाटर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर फ्री वाटर। ठीक है, तो देखो इसमें हम करते क्या है, इसमें हमारे पास जैसे ए वॉल्यूम ऑफ सैंपल ले लिया हमने। ठीक है, तो उसमें हम ऑर्डर फ्री वाटर यानी कि डिस्टिल वाटर हम ऐड करते जाते हैं, और तब तक ऐड करेंगे जब तक कि उसकी जो ऑर्डर है वो डिटेक्ट होना बंद हो जाए। ठीक है, जब उसकी ऑर्डर डिटेक्ट होना बंद हो जाएगी तो उस टाइम जो हमारे पास वाटर का जो वॉल्यूम ऐड किया है वो क्या हो गया हमारे पास? बी। और उसके बाद में हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एक्सपेरिमेंट 1% solution of sewage sample was incubated for 5 days at 20 degrees Celsius. ठीक है, after 5 days the reduction in dissolved oxygen was noted as 3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसमें हमें बीओडी बतानी है। ठीक है, तो बीओडी का क्या फॉर्मूला होता है? बीओडी का फॉर्मूला होता है कि हमारे पास डीओ में कितना डिप्लेशन हुआ। ठीक है, डीओ में हमारे पास कितना डिप्लेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, मल्टीप्लाइड बाई डाइल्यूशन फैक्टर। मल्टीप्लाइड बाई डाइल्यूशन फैक्टर। डीओ डिप्लेशन मतलब कि हमारे पास कुछ इनिशियल में डीओ होगी और उसके बाद में हमारे पास जो फाइनल डीओ है, जो हमारे पास फाइनल डीओ है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी कुछ। तो ये हमारे पास कितना रिडक्शन हुआ, ये हो गया हमारे पास डीओ इनिशियल माइनस डीओ फाइनल मल्टीप्लाइड बाई डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीओडी निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो रिडक्शन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसका मतलब डीओ आई माइनस डीओ एफ ये कितना हो गया? 3 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो डाइल्यूशन फैक्टर है वो किस तरीके से निकालते हैं? डाइल्यूशन फैक्टर हम निकालते हैं 100 अपॉन परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? 100 अपॉन परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर हमारे पास सीवेज सैंपल का कितना परसेंट सॉल्यूशन है? 1%। ठीक है, तो मतलब कि डाइल्यूशन फैक्टर हमारे पास कितना आ गया? 100। डाइल्यूशन फैक्टर कितना आ गया? 100। ठीक है, तो इसको हम यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बीओडी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 300 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एफएम रेशियो। ठीक है, एफएम मीन्स फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो इन द एरेशन टैंक ऑफ एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ट्रीटिंग 0.96 mld, ये इसका क्या दिया हुआ? Q। ठीक है, ऑफ वेस्ट वाटर हैविंग ए बीओडी ऑफ 250 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, बीओडी भी दी हुई है और एमएलएसएस कंसंट्रेशन दी हुई है कितनी? 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और इसके साथ आपको दिया हुआ है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम कितना है? 6 आवर्स। ठीक है, तो एफएम रेशियो निकालना है। ठीक है, तो एफएम रेशियो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो सबसे पहले एफ क्या चीज है? एफ है हमारे पास मास ऑफ बीओडी, मास ऑफ बीओडी अप्लाइड टू एरेशन टैंक। ठीक है, एरेशन टैंक। ठीक है, कितना बीओडी अप्लाई कर रहे हो, डिवाइड बाई एम क्या चीज है मेरे पास? एम है हमारे पास मास ऑफ एमएलएसएस। ठीक है, एमएलएसएस क्या होता है?
मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो मास ऑफ बीओडी अप्लाइड टू एरेशन टैंक वो कितनी हो गई, वो हो गई Q मल्टीप्लाइड बाई एस नोट। ठीक है, एस नोट क्या है यहाँ पर, ये बीओडी। ठीक है, Q हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल मास आ गया बीओडी का जो हमारे पास एरेशन टैंक में आ रहा है। ठीक है, डिवाइड बाई मास ऑफ एमएलएसएस, जो हमारे पास एरेशन टैंक है उसमें हमारे पास एमएलएसएस की कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, V इंटू एक्स, V इंटू एक्स, ये मेरे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, तो ये हमारे पास फूड डिवाइड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि एफएम रेशियो का फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया, Q इंटू एस नोट डिवाइड बाई V इंटू एक्स। ठीक है, Q इंटू एस नोट डिवाइड बाई V इंटू एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मेरे पास Q भी पता है कितना है, ये है मेरे पास 0.96 mld, उसको मैं चेंज कर लूंगा। ठीक है, जिस यूनिट में मुझे चाहिए। एस नोट यानी कि बीओडी कंसंट्रेशन ये भी पता है मेरे पास 250। ठीक है, यहाँ पर x क्या है, ये है मेरे पास कंसंट्रेशन, जो एमएलएसएस कंसंट्रेशन है इसको मैं बोलता हूँ x। ठीक है, तो ये भी मुझे पता है 3000। ठीक है, यहाँ पर मुझे v पता नहीं है। ठीक है, v की वैल्यू में पता नहीं है, तो v सबसे पहले हमारा जो पर्पज होगा, ठीक है, वो क्या होगा कि v निकालें। तो v हम कैसे निकालेंगे, देखो v हमारे पास क्या होता है, t मल्टीप्लाइड बाई q। ठीक है, t हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। ठीक है, तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम हमारे पास 6 आवर्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं डेज में कन्वर्ट करूं तो इसको ऐसे लिख दूं 6/24, ये मेरे पास हो गया डे में। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.96। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, एमएलडी को मैं चेंज कर लेता हूं 10⁶ लीटर पर डे, इसको इस तरीके से लिख लूं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ डे से डे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, देखो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ 100। ठीक है, तो ये मेरे पास इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4। ठीक है, ये मेरे पास कितना हो गया 4, और तो ये मेरे पास देखो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 24 इंटू 10⁴ लीटर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम आ गया, तो अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, इसमें जो एफएम रेशियो का फॉर्मूला था हमारे पास Q इंटू एस नोट डिवाइड बाई V इंटू एक्स। ठीक है, Q मेरे को पता है कितना 0.96 mld। ठीक है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ 10⁶ लीटर पर डे। ठीक है, ये मेरे पास हो गया Q, और उसके बाद में मेरे पास एस नोट यानी कि बीओडी कितनी थी 250 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये मेरे पास बीओडी आ गई, डिवाइड बाई वॉल्यूम अभी निकाला था मैंने, कितना आया था 24 इंटू 10⁴ इंटू 10⁴। ठीक है, ये किस में, लीटर में, मल्टीप्लाइड बाई एक्स की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई थी 3000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो देखो अब इसको मैं सोल्व कर लूंगा, इसको मैं सोल्व करूंगा तो देखो मेरे पास 0.96, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ मैं 100 लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो नीचे मेरे पास 4 10⁴ और ये 2, तो हो गया 10⁶, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको इससे किया डिवाइड, तो ये हो गया मेरे पास 4। ठीक है, इसको इससे किया, तो देखो यहाँ पर मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो आ गया 100/300। ठीक है, इसी तरीके से आएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.33। ठीक है, ये मेरे पास एफएम रेशियो आ गया। ठीक है, तो आप देख लो ऑप्शन में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी जो यूनिट होती है ना, वो होती है हमारे पास 0.33 kg बीओडी पर डे डिवाइड बाई किलोग्राम ऑफ एमएलएसएस। ठीक है, ये यूनिट होती है, इसलिए आपने यहाँ देखा होगा लीटर से लीटर तो कैंसिल हो जाएगा, इधर भी मिलीग्राम पर लीटर से मिलीग्राम पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास यहाँ पर डे बचेगा। ठीक है, हमारे पास पर डे बचेगा, तो ये पर डे यही है। ठीक है, जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये इसकी एक्चुअल यूनिट है, पर डे में आती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स शुड बी स्टोर्ड इन कंटेनर सील्डेड विथ। ठीक है, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसके कंटेनर को किस मेटल से या किस कंपाउंड से हम सील्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, जो हमारे पास यदि कंटेनर है उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी हम सील्डिंग करके रखते हैं बाहर से। ठीक है, किससे करते हैं हम, लेड से। किससे करते हैं हम, लेड से इसकी सील्डिंग करके रखते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका रेडिएशन बाहर ना जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्राफिक एंड फोटोग्राफिक वेस्ट लिक्विड्स कैरी। ठीक है, जब हम फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें क्या आता है, सिल्वर और थायोसल्फेट होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है हमारे पास, सिल्वर और थायोसल्फेट होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि सिल्वर से रिलेटेड कुछ कंपाउंड हम फोटोग्राफी में यूज करते हैं। ठीक है, उसको प्रोसेसिंग करते हैं फोटोग्राफ्स की। ठीक है, तो उसमें हम यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिटी ऑफ जयपुर वाज फाउंडेड इन द ईयर। ठीक है, तो जयपुर सिटी की स्थापना वो किस ईयर में हुई, 1727 में। ठीक है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज इज सुटेबल फॉर रिमूविंग द वेरी फाइन डस्ट फ्रॉम एन एयर स्ट्रीम विदाउट अफेक्टिंग गैसियस कंपोनेंट। ठीक है, हमें बहुत ही छोटे पार्टिकल्स को रिमूव करना है और हमारा जो गैसियस कंपोनेंट्स है, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास ग्रेविटी सेटलर्स और जो साइक्लोन सेपरेटर्स है इनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, ये हमारे पास जो साइक्लोन सेपरेटर है ये ग्रेटर देन 5 माइक्रोमीटर के जो पार्टिकल है उनको रिमूव करता है। ठीक है, और ये हमारे पास लगभग जो 100 माइक्रोमीटर है, ठीक है, उस रेंज में जो पार्टिकल है उनको रिमूव करता है। ठीक है, तो जो हमारे पास बहुत ही फाइन डस्ट है उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स यूज करते हैं। ठीक है, जो किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है उससे हमारे पास इसमें पार्टिकल रिमूव होते हैं, ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो वेट स्क्रबर है ये भी बहुत ही जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स है उनको रिमूव करता है। लेकिन ये इसमें क्या प्रॉब्लम है ना, इसमें जो लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये हमारे पास जो वेट स्क्रबर है ये गैसेस कंपोनेंट्स को भी रिमूव कर देता है। लेकिन सवाल में हमसे बोला गया है कि यहाँ पर जो गैसियस कंपोनेंट्स है वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सन इमिट्स ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एट वेवलेंथ नियर माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है कि हमारे पास जो सन है वो किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम रेडिएशन इमिट करती है। ठीक है, तो यहाँ वेवलेंथ की हमें वैल्यू बतानी है। उसी तरीके से अर्थ के लिए भी वेवलेंथ बतानी है कि किस वेवलेंथ पे ये मैक्सिमम रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास विन्स लॉ पे बेस्ड। किस पे बेस्ड है, विन्स लॉ पे। देखो विन्स लॉ क्या कहता है कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। ठीक है, यहाँ पर टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करूंगा, W। ठीक है, डिवाइड बाय टी। ये W क्या है, ये है मेरे पास विन्स कांस्टेंट। ये मेरे पास क्या है, विन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। देखो यहाँ टी है, टी को हम केल्विन में पुट करते हैं, जो हमारे पास लेम्डा है उसको हम माइक्रोमीटर में पुट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो विन्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू किस यूनिट में आएगी, माइक्रोमीटर इंटू केल्विन में आएगी। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2898 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास जो सन है, ठीक है, इसका लिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसकी वैल्यू होती है 6000 केल्विन। कितनी होती है, 6000 केल्विन। ठीक है, तो इसके लिए लेमडा मैक्सिमम निकालोगे तो क्या आएगा, W बाई टी। ठीक है, W की वैल्यू मैंने बताई थी अभी कांस्टेंट होती कितनी होती है, 2898। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, माइक्रोमीटर इंटू केल्विन डिवाइड बाई टी। टी की वैल्यू कितनी है, 6000 केल्विन। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे,
इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.48 माइक्रोमीटर। कितनी आएगी? 0.48 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेट हम कर सकते हैं 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये सन के लिए मेरे पास लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं अर्थ के लिए निकालूंगा। अर्थ के लिए जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मान होता है वो होता है 300 केल्विन। कितना होता है? 300 केल्विन। ठीक है, तो इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 2898 माइक्रोमीटर इंटू केल्विन डिवाइड बाय 300 केल्विन। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू लाएगी आपके पास लगभग 9.66 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली हम 10 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सन है हमारे पास, सन के लिए लेमडा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आती है? लगभग 0.5 माइक्रोमीटर। और अर्थ के लिए कितनी आती है? लगभग 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें हमारे पास सन के लिए दिया हुआ है 0.5 और अर्थ के लिए दिया हुआ है 10 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द टॉलरेंस लिमिट्स फॉर इनलैंड सरफेस वाटर्स। ठीक है, जिनकी क्लास दी हुई है क्लास सी। तो एज पर रिवर स्टैंडर्ड्स हमें यह बताना है कि जो हमारे पास इनलैंड सरफेस वाटर है सी क्लास के, ठीक है, उनके लिए टोटल कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म यानी कि एमपीएन पर 100 ml ये कितना होना चाहिए। ठीक है, एमपीएन क्या होता है? एमपीएन होता है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर। ठीक है, तो ये सी क्लास के वाटर के लिए हमारे पास मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 5000। ठीक है, टोटल कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन एयर पार्सल बट नॉट ट्रू फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, ऐसी कौन सी बात है इनमें से जो हमारे पास एयर पार्सल के रेस्पेक्ट में सही है लेकिन एनवायरमेंट के रेस्पेक्ट में सही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास देखो जो एयर पार्सल है वो नीचे से ऊपर जाता है, नीचे से ऊपर जाता है तो उसका साइज बढ़ता है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे पास जब एयर पार्सल नीचे से ऊपर जाता है तो इसमें हमारे पास क्या होता है? प्रेशर घटता है। प्रेशर घटता है तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर आ जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर आ गए तो इसका मतलब हमारे पास पार्सल का साइज बढ़ गया। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूल्स दूर दूर आ गए तो इसका मतलब इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो गई? कम हो गई, और उसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एयर पार्सल चाहे वो ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट पे हो या फिर मोस्ट एडियाबेटिक लाप्स रेट पे हो, वो एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये एयर पार्सल के रेस्पेक्ट में सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। ठीक है, चेंजेस टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड एट आइदर द ड्राई एडियाबेटिक लाप्स रेट और मोस्ट एडियाबेटिक लाप्स रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच टर्म रेफर टू द टाइम स्पेंड इन लोडिंग द व्हीकल बिगिनिंग विथ स्टॉप टू लोड द फर्स्ट कंटेनर एंड एंडिंग वेयर द लास्ट कंटेनर हैज बीन लोडेड। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि हमारे पास जैसे यहाँ पर एक व्हीकल था, ये हमारे पास यहाँ पर व्हीकल था। ठीक है, यहाँ पर खड़ा था। अब हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर है, यहाँ पर सेकंड कंटेनर है, यहाँ मान लो थर्ड कंटेनर है, यहाँ फोर्थ कंटेनर है। ठीक है, तो ये हमारे पास व्हीकल ये यहाँ से फर्स्ट कंटेनर को लोड करने गया, उसके बाद में यहाँ से चला, फिर सेकंड कंटेनर को लोड किया, फिर थर्ड को किया। इस तरीके से ये मान लो यहाँ पर आ गया, इसने लास्ट कंटेनर को लोड कर लिया व्हीकल में। ठीक है, तो ये हमारे पास जो व्हीकल है अब इसमें हमारे पास टोटल 4 कंटेनर आ गए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें जो टाइम लगता है उसको हम कौन सा टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पिकअप टाइम। उसको हम क्या बोलते हैं? पिकअप टाइम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच गैस लिमिटेड फ्रॉम पेपर मैन्युफैक्चरिंग और मेटल स्मेल्टर इंडस्ट्री। यानी कि हमारे पास जब पेपर की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर मेटल को स्मेल्ट करते हैं, ठीक है, तो अब हमारे पास कौन सी गैस वो ज्यादा कंसेंट्रेशन में निकलती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारे पास SO2 गैस है उसका ज्यादा एमिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीके का क्वेश्चन है ये। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द ओलंपिक सिल्वर मेडल विनर ही वाज बोर्न इन विच सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक है, वो राजस्थान की किस सिटी में
जन्म हुआ उनका, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जैसलमेर। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है। उस टाइम ये इवेंट हुई होगी जिसमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जो ओलंपिक सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ द ऑक्सीजन डिमांड पैरामीटर्स फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड और वेस्ट वाटर आर थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और अल्टीमेट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, हमारे पास 3 पैरामीटर दिए हुए, THOD, COD और अल्टीमेट BOD। ठीक है, अब देखो, यदि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल मान ले, ठीक है, तो इनमें से हमारे पास कौन सा एक्सप्रेशन या रिलेशन सही होगा। ठीक है, यदि हम कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल मान ले किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उस केस में हमारे पास जो COD, THOD और अल्टीमेट BOD है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो BOD है वो क्या बताती है, ये बताती है हमारे पास कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टू डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल मैटर। ठीक है, COD क्या बताती है कि कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं COD। और THOD क्या है, ये हमारे पास थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लो ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज को जब डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास कुछ CO2 और H2O मिलता है। ठीक है, तो इससे हम निकालते हैं जो ऑक्सीजन डिमांड, उसको हम क्या बोलते हैं, THOD। ठीक है, तो जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल मान ले, तो उस केस में ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जीके का, द विक्ट्री टावर इन चित्तौड़गढ़ वाज बिल्ट टू सेलिब्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग विक्ट्रीज ऑफ महाराणा कुंभा। ठीक है, जो हमारे पास चित्तौड़गढ़ में विक्ट्री टावर बना हुआ है, ठीक है, तो वो किस बैटल की विक्ट्री की याद में बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये बनाया हुआ हमारे पास बैटल ऑफ सारंगपुर। जब बैटल ऑफ सारंगपुर महाराणा कुंभा ने जीता था, ठीक है, तब उसने विक्ट्री टावर का निर्माण करवाया चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द बेसल कन्वेंशन कंट्रोल। ठीक है, जो हमारे पास बेसल कन्वेंशन है वो किस चीज का कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वो करता है हमारे पास जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट होता है हेजार्डियस वेस्ट का, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हेजार्डियस वेस्ट, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, एक्सपोर्ट ऑफ हेजार्डियस वेस्ट से रिलेटेड है हमारे पास बेसल कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज डेली पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन ऑफ BOD यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। ठीक है, जो हमारे पास पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम कितनी पर डे पर कैपिटा BOD मानते हैं। ठीक है, तो उसके आंसर हो जाएगा हमारे पास 45 ग्राम। ठीक है, 45 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ठीक है, इतनी BOD हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, और जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो कितना अज्यूम करते हैं, वो हम करते हैं 90 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ठीक है, कितना करते हैं, 90 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ठीक है, देखो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता क्या है, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट होता है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका पता लगाने के लिए हम पॉपुलेशन इक्विवेलेंट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो BOD होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए BOD है उसको निकालने का फॉर्मूला है कि जो हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट है उसका BOD कितना है, डिवाइड बाय पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, डिवाइड बाय पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। तो इससे हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमारे पास BOD का कितना कंट्रीब्यूशन है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 45 ग्राम पर कैपिटा पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सरफेस ओवरफ्लो रेट इन मीटर पर डे ऑफ ए क्लेरिफायर हैविंग ए प्लान एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर एंड द फ्लो रेट ऑफ 3.6 mld। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फ्लो रेट दिया हुआ और प्लान एरिया दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या है, सरफेस ओवरफ्लो रेट। ठीक है, तो देखो जो एनवायरमेंट के ज्यादातर सवाल है वो बहुत इजी होते हैं। ठीक है, उसमें आप हमारे को क्या करना होता है, सिर्फ जो यूनिट्स है उनको
बैलेंस करना होता है, ठीक है, यूनिट्स से हमें खेलना होता है, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे को क्या पूछा है, ओवरफ्लो रेट पूछिए, किस में पूछिए, मीटर पर डे में, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है, हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है, इनको हम किस तरीके से यूज करें कि हमारे पास जो रिजल्टेंट यूनिट है वो मीटर पर डे में आ जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं ऊपर यूज कर लेता हूँ 3.6 mld, इसको मैं चेंज कर देता हूँ 10⁶ लीटर, ठीक है। लीटर को भी मैं मीटर क्यूब में चेंज कर देता हूँ, तो लिख दूं 10⁻³ मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। ये हो गया मेरे पास क्यू, डिवाइड बाई नीचे मेरे पास एरिया हो गया 100 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से यूनिट हमें क्या मिलेगी, मीटर पर डे मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3.6 इंटू, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 10⁶ इंटू 10⁻³ यानी कि 10⁻³ डिवाइड बाई 100। इसको और सोल्व करो तो कितना आ गया 36 मीटर पर डे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूएएसपी प्रोसेस इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। यूएएसपी क्या होता है, यूएएसपी, ठीक है। यूएसपी होता है हमारे पास अप फ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्टर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये बता रहा कि ये किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये बेस्ड है हमारे पास सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस पे, ठीक है। किस पे बेस्ड है, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस में। जो हमारे पास ये यूएसबीआर होता है, ठीक है। तो इसका देखो कुछ डायग्राम इस तरीके से होता है हमारे पास, इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। हमारे पास जो वेस्ट वाटर है वो यहाँ से आता है, उसके बाद में ये इधर से जाता है, इधर से जाता है और उसका अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है। तो इस स्थिति में हमारे पास जो स्लज है वो यहाँ नीचे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया स्लज चैम्बर, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, स्लज चैम्बर। और जो हमारे पास जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, ठीक है, जो हमारे पास अपवर्ड मूवमेंट हुआ गैसों का, ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर एग्जिट होता है, यहाँ पर क्या होता है, गैस एग्जिट होता है, यहाँ से हमारे पास जो गैसेज है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। और जो हमारे पास क्लियर वाटर है, क्लियर वाटर के लिए यहाँ पर हमारे पास सेंटर में, यहाँ पर हमारे पास एक सेंटर में क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, एक चैम्बर होता है जिसमें हमारे पास क्लियर वाटर है वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास तीन प्रोसेस होती है, स्लज के लिए हमारे पास स्लज चैम्बर होता है, और गैस को बाहर निकालने के लिए हमारे पास गैस आउटलेट होता है, और जो हमारे पास इफ्लुएंट है या क्लियर वाटर है, ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सेंटर में यहाँ पर एक पाइप होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेट स्मोक ऑफ 1952 वाज फॉर्म्ड ओवर द सिटी, ठीक है। जो 1952 का जो हमारे पास स्मोक है वो कौन सी सिटी पर उसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था हमारे पास लंदन में, ठीक है। लंदन में हमारे पास उस टाइम जो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है, जिनसे जो सल्फर है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में निकलता था, ठीक है। और जो हमारे पास जो 1950 है, ठीक, 1952 है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो मौसम था वो विंटर मौसम था, ठीक है, विंटर सीजन था, दिसंबर का मौसम था, ठीक है। तो दिसंबर के मौसम में हमारे पास फॉग है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, फॉग हमारे पास बहुत ज्यादा था, ठीक है, फॉग भी ज्यादा था। और जो कोल बेस्ड इंडस्ट्री थी इनमें हमारे पास सल्फर का भी बहुत ज्यादा इमिशन होता था, तो हमारे पास उस एरिया में जो स्मोक की क्वांटिटी है वो भी क्या थी, ज्यादा थी, ठीक है। जब फॉग और स्मोक मिला तो इसमें हमारे पास क्या बन गया था, स्मोक बन गया था, ठीक है। तो इस स्मोक ये लगभग 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक रहा था, ठीक है, 5 दिसंबर से 9 दिसंबर तक रहा था, ठीक है। इसमें मोर देन 4000 जो लोग हैं वो मर गए थे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लंदन स्मोक डिजास्टर, ठीक है। तो ये हुआ था हमारे पास 1952 में लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द साइज ऑफ सॉलिड्स particles in dissolved colloidal or suspended forms in water may vary from 10 to power -5 micrometer to 10 to power 2 micrometer, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो डिजोल्व या फिर कोलोइडियल या फिर सस्पेंडेड फॉर्म में है, तो उनकी जो साइज है वो लगभग 10 टू पावर -5 माइक्रोमीटर से 10 टू पावर 2 माइक्रोमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो सॉलिड पार्टिकल साइज है
वो कोलोइडल जो सॉलिड्स है उनकी कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखो जो कोलोइडल सॉलिड्स होते हैं, कोलोइडल सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, उनकी साइज क्या होती है? उनकी साइज होती है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, जो हमारे पास कोलोइडल सॉलिड्स है उनकी रेंज क्या होती है? 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, इस नैनोमीटर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 10 टू पावर -3 माइक्रोमीटर। ठीक है, 10 टू पावर -3 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इस रेंज में हमारे पास यदि पार्टिकल की साइज है तो उसको हम बोलेंगे कोलोइडल सॉलिड। ठीक है, तो देखो हमारे पास फर्स्ट है जो वो है 10 टू पावर -2, वो इस रेंज में आएगा, इसका मतलब ये कोलोइडल पार्टिकल है हमारे पास। ठीक है, 10 टू पावर -1 ये भी है हमारे पास, 10 टू पावर -2 ये भी है इसके इस रेंज में। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास 10 टू पावर -4 माइक्रोमीटर है वो इस रेंज में नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कि वो हमारे पास कोलोइडल सॉलिड की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेस्ट वाटर जनरेशन स्टैंडर्ड फॉर टेनरीज इन मीटर क्यूब पर टन ऑफ रो हाइड। ठीक है, हमारे पास 1 टन है, 1 टन हमारे पास रो हाइड है। ठीक है, उसको प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब वेस्ट वाटर जनरेट होगा? कितना मीटर क्यूब हमारे पास वेस्ट वाटर जनरेट होगा? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, यानी कि 28 मीटर क्यूब हमारे पास वेस्ट वाटर जनरेट होगा 1 टन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पीसीडीडी। ठीक, पीसीडीडी यानी पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो डाइऑक्सिन एंड पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोफ्यूरेन। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कंपाउंड है। ठीक है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल है। ठीक है, तो ये हमारे पास कब मिलते हैं? जब हमारे पास जो ई वेस्ट होता है उसको बर्न करते हैं। ठीक है, जब हमारे पास जो ई वेस्ट है इसकी बर्निंग करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा मिलता है? पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो डाइऑक्सिन और पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो फ्यूरेन। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है हमारे पास, विच वन ऑफ दीज डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विद पाकिस्तान। ठीक है, इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिनकी पाकिस्तान से सीमा नहीं लगती? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास जोधपुर। जोधपुर की सीमा नहीं लगती, बाकी जैसलमेर, बाड़मेर या श्रीगंगानगर, इन तीनों की बाउंड्री हमारे पास टच होती है पाकिस्तान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्कोपिंग इज डन टू डिसाइड। ठीक है, जो हमारे पास EIA में स्कोपिंग की जाती है, ठीक है, तो वो क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं टू डिसाइड व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड, यानी कि हमारे पास जो EIA है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है, उसमें हमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड करना है, ठीक है, वो हम डिसाइड करते हैं स्कोपिंग में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज नॉट कंसिडर्ड ए ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इनमें से हमारे पास कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं कंसिडर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास CO2 ये भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी हमारे पास क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, और यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन है वाटर वेपर। ठीक है, तो ये हमारे पास मेजर ग्रीन हाउस गैस यही है, वाटर वेपर। ठीक है, जो एटमोस्फेयर में रहती है। तो हमारे पास जो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है? ग्रीन हाउस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एज पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नोटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ। जो प्रोजेक्ट्स है जो जिनको हम बोलते हैं ए कैटेगरी या बी कैटेगरी, वो किस बेसिस पे कैटेगराइज किए हुए रहते हैं? ठीक है, तो वो रहते हैं हमारे पास साइज पे। ठीक है, एक तो हमारे पास उसमें फैक्टर आता है साइज, और एक फैक्टर आता है हमारे पास लोकेशन। ठीक है, तो उनके बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक यूनिट ऑफ SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, इनमें से हमारे पास कौन सी यूनिट है जो SI सिस्टम में नहीं आती? ठीक है, तो मोल, मीटर और सेकंड ये सारा SI सिस्टम का पार्ट है, लेकिन जो हमारे पास ग्राम है ये SI सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास किस में आता है? ये CGS सिस्टम में आता है। ये हमारे पास किस में आता है? CGS सिस्टम में आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेन कंस्टिट्यूएंट्स
ऑफ गैस जनरेटेड ड्यूरिंग द अनएरोबिक डाइजेशन ऑफ सीवेज स्लज। ठीक है, जो हमारे पास जो सीवेज स्लज है उनका अनएरोबिक डाइजेशन जब करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमारे पास कौन सी गैस है वो जनरेट होती है, तो उसमें हमारे पास जनरेट होती है CO2 और मीथेन। ठीक है, दो गैसेज होती है हमारे पास, CO2 और मीथेन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ क्लियर ओपनिंग इन केस ऑफ कोर्स स्क्रीन। ठीक है, जो हमारे पास कोर्स स्क्रीन है, ठीक है, जो हमारे पास फ्लोटिंग मटेरियल्स है उनको सेपरेट करने के लिए हम कोर्स स्क्रीन का यूज करते हैं, जो कुछ इंक्लाइंड होती है यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से वाटर फ्लो होता है। ठीक है, यहाँ पर मान लो जो बड़े फ्लोटिंग मटेरियल्स है, जैसे हमारे पास पत्तियां हो गई, ठीक है, हमारे पास ब्रांचेज हो गई पेड़ की, ठीक है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी, आगे फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो कोर्स स्क्रीन है उनको हम इंक्लाइन रखते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो ये साइज है, ये ओपनिंग की जो साइज है, ये हम 50 to 100 mm यूज करते हैं। कितनी यूज करते हैं हम? 50 to 100 mm यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 mm और मोर। ठीक है, जो फाइन स्क्रीन्स होती है हमारे पास, जो हमारे पास फाइन स्क्रीन्स होती है उनकी ओपनिंग लगभग 10 mm की इक्वल रखते हैं। कितनी रखते हैं? 10 mm की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर है वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? ये हमारे पास बेस्ड है स्टेशनरी मीडिया अटैच्ड फिल्म। ठीक है, ये हमारे पास इसमें मीडिया भी स्टेशनरी रहता है। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास किस तरीके से यहाँ से वेस्ट वाटर आता है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वेस्ट वाटर आता है, यहाँ पर हमारे पास बायोमास की लेयर रहती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, बायोमास की लेयर है। ठीक है, यहाँ से वेस्ट वाटर आएगा तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ये बायोमास या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इसको डिकम्पोज करेंगे तो इसके बाद में हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होंगे, डबल होंगे, ट्रिपल होंगे, उनकी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो उनसे हमारे पास एक क्या यहाँ पर ऊपर और लेयर बन जाएगी। ठीक है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, स्लिम लेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लिम लेयर। ठीक है, तो हमारे पास जो ट्रिकलिंग फिल्टर है इसमें हमारे पास दो पोर्शन है। ठीक है, दो पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन में कंसीडर करूं तो यहाँ पर जनरली ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो होता है अनएरोबिक डाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है, अनएरोबिक डाइजेशन। ठीक है, और जो हमारे पास ये ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एरोबिक डाइजेशन। क्या बोलते हैं, एरोबिक डाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्टेशनरी मीडिया और अटैच्ड फिल्म। ठीक है, ये हमारे पास जो मीडिया है ये भी क्या है, स्टेशनरी है, और इसके ऊपर एक हमारे पास अटैच्ड फिल्म रहती है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट पे ये ट्रिकलिंग फिल्टर बेस्ड है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनुअल एवरेज फॉर एयर पोल्यूशन मींस टोटल ऑफ मेजरमेंट्स इन ए ईयर। यानी कि जब हम एनुअल एवरेज निकालते हैं, ठीक है, एयर पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनुअल एवरेज फॉर एयर पोल्यूशन मींस टोटल ऑफ मेजरमेंट्स इन ए ईयर। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है उनकी कंसंट्रेशन का जब हम एनुअल एवरेज निकालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें एक साल में कितने मेजरमेंट लेने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नॉक्स स्टैंडर्ड है जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास एनुअल एवरेज है, एनुअल एवरेज, ठीक है, एनुअल एवरेज निकालने के लिए हमारे पास एक साल में कम से कम कितने मेजरमेंट लेने होते हैं, 104 मेजरमेंट। ठीक है, 104 मेजरमेंट्स इन ए ईयर। ठीक है, और वो भी हमारे पास एक सप्ताह में कम से कम कितने होने चाहिए, 2 मेजरमेंट, यानी कि दो दिन हमारे पास जो एयर पोल्यूटेंट है उनकी कंसंट्रेशन हमें मेजर करनी चाहिए। ठीक है, तो 2 डेज इन ए वीक। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोविजन था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 104 मेजरमेंट्स टेकन ट्वाइस इन ए वीक। ठीक है, टेकन ट्वाइस इन ए वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एस्टिमेट द कोरियोलिस ऑसिलेशन फॉर ए बॉडी इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मूविंग विथ, यहाँ पर हमें वेलोसिटी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
एट 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, यानी कि हमें लेटीट्यूड की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, अर्थ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा की वैल्यू दी हुई है कि हमारे पास कितनी है 7.27 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है। पूछा क्या हमारे पास कोरियोलिस एसिलेशन पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास 2m ओमेगा v साइन फाई। ठीक है, फाई क्या है यहाँ पर, ये है हमारे पास लेटीट्यूड, फाई क्या है हमारे पास लेटीट्यूड। ठीक है, v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास वेलोसिटी, v हमारे पास क्या है वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा क्या हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, m क्या है मास, m क्या है मास। ठीक है, तो यहां से मेरे पास देखो फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मैं यदि यहां से एक्सेलरेशन निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 2 ओमेगा v साइन फाई, 2 ओमेगा v इंटू साइन फाई, ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 2 ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 7.27 इंटू 10⁻⁵ इंटू v की वैल्यू कितनी हो गई 3 इंटू साइन फाई यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। ठीक है, देखो इसको सोल्व कर लो आप, इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 2.18 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट, यानी कि जो हमारे पास कर्क रेखा है वो कौन सी स्टेट से पास होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पर कैपिटा सॉलिड वेस्ट जनरेशन इन लार्ज सिटीज इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया की लार्ज सिटीज है उसमें हमारे पास कितना सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 400 to 600 ग्राम पर कैपिटा पर डे। ठीक है, ये हमारे पास लार्ज सिटीज में वेस्ट जनरेशन रेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो हमारे पास रिलेटेड होता है नेचुरल कैपिटल से, ना ये मशीनरी से रिलेटेड होता है, ना ये फाइनेंशियल कैपिटल से, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड होता है नेचुरल कैपिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमारे पास 24 आवर्स नाक्स स्टैंडर्ड दिया हुआ है PM 2.5 का, कितना है 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें बताया हुआ है कि हमारे पास जो सीटी है वो स्टैंडर्ड्स को एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, यानी कि हमारे पास स्टैंडर्ड से नीचे ही है हमारे पास कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि हमारे पास PM 2.5 की डोज क्या है, उसकी यूनिट दी हुई, इस यूनिट में हमें बताना है। ठीक है, यदि हमारे पास जो वेट है पर्सन का, ठीक है एवरेज वेट है वो कितना है 60 किलोग्राम, और जो हमारे पास एक आदमी वो हर दिन कितने मीटर क्यूब एयर है उसकी ब्रीथिंग करता है 20 मीटर क्यूब एयर की ब्रीथिंग करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल यूनिट बैलेंस करनी है। ठीक है, आपको किस यूनिट में पूछा हुआ है, ग्राम पर किलोग्राम इंटू डे, इसमें आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपके पास जो नाक्स स्टैंडर्ड है वो कितना दिया हुआ है 60 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाई हमारे पास एक आदमी का कितना वेट है 60 kg। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई जो हमारे पास एयर का वॉल्यूम है, जो हमारे पास पर डे जो एक आदमी ब्रीथ करता है वो कितना है 20 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, यहां से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 60 से 60 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया 20 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम इंटू डे। ठीक है, अब देखो नीचे आपके पास जो यूनिट है वो किलोग्राम इंटू डे है। ठीक है, लेकिन ऊपर क्या है आपके पास, ऊपर है आपके पास ग्राम, ऊपर आपके पास क्या है ग्राम। ठीक है, तो हमारे पास जो माइक्रोग्राम है उसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूं 20 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम पर किलोग्राम इंटू डे। ठीक है, इस तरीके से लिख दूं तो मेरे पास ये यूनिट आ गई। ठीक है, तो इससे मेरा आंसर क्या आ गया, इससे मेरा आंसर आ गया ऑप्शन डी 20 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये मेरे पास PM 2.5 की डोज हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्लास ए सिटी फॉर हाउस टू हाउस कलेक्शन सिस्टम कैपेसिटी ऑफ व्हीकल्स, यानी कि जो हमारे पास क्लास ए सिटी है उसमें हमारे पास कैपेसिटी ऑफ व्हीकल्स कितनी रहती है हाउस टू हाउस कलेक्शन के लिए। ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो एक व्हीकल की कैपेसिटी है वो रहती है कि वो 500 से लेके 1500 किलोग्राम है वेस्ट है उसको वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो ये इसकी कैपेसिटी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, द बॉयलर फ्लू गैस इज सोर्स ऑफ। ठीक है, जो हमारे पास बॉयलर फ्लू गैस है उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो उसका सोर्स होता है हमारे पास एनओ। ठीक है, क्या होता है हमारे पास एनओ, तो इसका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास, राजस्थान इज टॉप प्रोड्यूसर ऑफ विच मिनरल्स, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन राजस्थान में किस मिनरल का होता है। ये होता है हमारे पास फेल्सपार का। किसका होता है, फेल्सपार का। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंप्राइजेज सेवरल यूनिट ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस। ठीक है, इसमें हमारे पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी ऑपरेशंस और प्रोसेसेज होती है। ठीक है, उनमें से हमारे पास एक है फ्लो इक्विलाइजेशन टैंक। इसमें से हमारे पास क्या है, फ्लो इक्विलाइजेशन टैंक। ठीक है, तो उसके बारे में बताया हुआ है, एक स्टेटमेंट हमारे पास दिया हुआ है कि इट इज नॉट ए ट्रीटमेंट प्रोसेस। सही है, ये हमारे पास जो इक्विलाइजेशन टैंक होता है, फ्लो इक्विलाइजेशन टैंक, ये हमारे पास ट्रीटमेंट यूनिट नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फ्लो को इक्विलाइज करने के काम आता है। यानी कि हमारे पास जो पीक फ्लो है, यदि हमारे पास फ्लो की स्पीड ज्यादा है तो उसको कम कर देता है। यदि हमारे पास जो फ्लो है यानी कि हमारे पास जो डिस्चार्ज है वो कम है तो उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फ्लो इक्विलाइजेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, इट इज प्रोवाइडेड टू अवॉइड शॉक लोडिंग इन डाउन स्ट्रीम यूनिट्स। सही है, हमारे पास यदि हमारे पास मान लो जो वेस्ट वाटर फ्लो है वो क्यू है, वो पीक पे है। ठीक है, यदि हम उसको बिना इक्विलाइजेशन चेंबर लगाए उसको आगे पास कर देंगे, ठीक है, मान लो ये हमारे पास सीधा चला गया प्राइमरी सेटलिंग टैंक में। ठीक है, तो हमें पता है कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक में हमारे को वेलोसिटी कम चाहिए। हमारी वेलोसिटी कम होगी तभी तो पार्टिकल्स है वो अच्छे से सेटल कर पाएंगे। यदि हमारे पास पीक डिस्चार्ज है, पीक फ्लो होगा तो हमारे पास वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। फिर तो हमारे पास जिस पर्पज के लिए हमने प्राइमरी सेटलिंग बनाया था, प्राइमरी सेटलिंग टैंक बनाया था, वो उस पर्पज के लिए तो हम यूज में ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्यू पीक है इसको कंट्रोल करने के लिए या अवॉइड करने के लिए हम इक्विलाइजेशन टैंक का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पावर प्लांट रिलीजेज SO2 इन एम्बिएंट एयर इफ द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इज 50 ppb। ठीक है, तो हमारे को बतानी है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, पीपीबी में दी हुई है और माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में हमें बतानी है। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफाई किया हुआ है और मोलिकुलर वेट SO2 का वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। किसमें डिस्कस किया था, जब हम एयर पोल्यूटेंट है उनकी कंसंट्रेशन है उनकी यूनिट्स का हम कन्वर्जन देख रहे थे। ठीक है, जब हम कन्वर्जन देख रहे थे यूनिट्स का तब हमने एक फॉर्मूला डेराइव किया था कि हमारे पास जो एनटीपी है यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, उस पे हमारे पास जो एक्स पीपीएम है, जो हमारे पास एक्स पीपीएम है वो किसके इक्वल होता है, एक्स इंटू 40.95 इंटू मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट हमें किस में पुट करना है, ग्राम में, और ये हमारे पास टोटल किस में आ जाएगा, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कंडीशन है ये हमारे पास एनटीपी की कंडीशन है। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर है मेरे पास 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना हो गया मेरे पास 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास एनटीपी की कंडीशन है, तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर जो एक्स है वो किस में पुट करना है, पीपीएम में। एक्स हमारे को किस में पुट करना है, पीपीएम में, लेकिन जो हमारे पास दिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है, पीपीबी में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे कन्वर्ट, एक पीपीएम है हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, वो होता है हमारे पास 1000 पीपीबी के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 50 ppb हमारे कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास ppm कितना आ जाएगा, 50/1000 ppm। ठीक है, इसको हम और सोल्व कर लिया तो ये हमारे पास आ गया 1/20 ppm। ठीक है, कितना आ गया, 1/20 ppm। ठीक है,
तो जो हमारे पास 50 ppb कंसंट्रेशन थी वो किसकी इक्विवेलेंट है 1/20 ppm, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1/20। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, x की वैल्यू 1/20 पुट कर दो इनटू ये हो गया हमारे पास 40.95। मोलिकुलर वेट कितना दिया हुआ है SO2 के लिए 64। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास किस में आएगा माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो आप। इसको जब सोल्व करोगे ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो लगभग 131 के आसपास आएगा, 131 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के आसपास आएगा। ठीक है, तो इसका जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो क्या है 130 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर इंसिनरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो हमारे पास इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी यानी कि जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन होती है इंसिनरेटर की वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, इसमें दे रखा कि वेरी लो। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा ऑप्शन क्या है सही, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास अमाउंट ऑफ ई वेस्ट जनरेटेड एनुअली currently in India is approximately डैश लाख टन। ठीक है, तो हमारे को लाख टन में बताना है कि हमारे पास जो एनुअली ई वेस्ट है वो इंडिया में कितना जनरेट होता है। ठीक है, तो इसके चारों ऑप्शन वो बोर्ड ने करेक्ट माने। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, यदि आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स कंसीडर करोगे किसी अलग रिपोर्ट में आपको 2 लाख टन मिल जाएगा, कोई दूसरी जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें 6 लाख टन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें वेरिएशन है। ठीक है, तो इसमें बोर्ड ने चारों ऑप्शन इसके करेक्ट माने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट मेड 10 ऑब्जर्वेशंस ऑफ डीओ इन ए डाटा फ्रॉम फील्ड बुक टू ए टेबल फॉर डूइंग कैलकुलेशन। ठीक है, 10 ऑब्जर्वेशंस लिए एक स्टूडेंट ने डीओ के। ठीक है, और उसने कैलकुलेट किया कि जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है 7.3। मीन कितना आ रहा है 7.3। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है 1.3। ठीक है, उसके बाद में उसने रीचेक किया तो उससे पता लगा कि उसकी जो रीडिंग है वो 8.6 आनी चाहिए, जो उसकी रीडिंग है वो 8.6 लिखी होनी चाहिए, लेकिन उसने कितना लिख लिया मिस्टेक से उल्टा कर दिया, यानी 8.6 की जगह कितना लिख लिया 6.8 लिख दिया, 6.8 लिख दिया। ठीक है, तो अब बताना है कि भाई अब सही क्या है। यदि उसने वापस आपको करेक्ट करेगा डाटा तो वो करेक्ट मीन निकालेगा, तो इसमें पूछा हुआ कि हमारे पास करेक्ट मीन क्या आएगा। ठीक है, तो देखो पहले उसने कितना कंसीडर किया था 6.8 कंसीडर किया था। ठीक है, और अब वो करेक्ट कर रहा है तो हमारे पास करेक्ट रीडिंग क्या है 8.6, यानी कि जो हमारे पास रीडिंग है वो क्या ज्यादा आ रही है। रीडिंग ज्यादा आ रही है तो उसका हम जब मीन कंसीडर करेंगे ठीक है, तो उसका जो हमारे पास मीन है या एवरेज है वो ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा यानी कि वो 7.3 से तो ज्यादा ही होगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब देखो कितना ज्यादा होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे। देखो इनका डिफरेंस कितना है 8.6 माइनस 6.8, ये कितना हो गया हमारे पास 1.8, ये हमारे पास कितना हो गया 1.8। ठीक है, तो ये मैं इक्वली 10 ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर दूं, इसको मैं इक्वली 10 ऑब्जर्वेशन में डिवाइड कर दूं इस करेक्शन को। ठीक है, तो मेरे पास हर रीडिंग में कितना बढ़ेगा 0.18। ठीक है, हर रीडिंग में मेरे पास कितना बढ़ेगा 0.18, यानी कि मेरे पास जो मीन है वो इस वैल्यू से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले मेरे पास मीन था 7.3, अब वो कितना हो जाएगा, इसमें मैं 0.18 जोड़ दूं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 7.48, कितना हो गया 7.48। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास ए सिटी हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विड्थ दी हुई है, लेंथ दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये फिक्स बॉक्स मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, किस पे बेस्ड है फिक्स बॉक्स मॉडल पे। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका थोड़ा मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, वैसे क्लास में पूरा डिटेल में कवर कर चुका हूँ इसको, लेकिन फिर भी इस न्यूमेरिकल को समझने के पर्पज से इसमें क्या बेसिक्स कंसेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं एक रेक्टेंगुलर सिटी कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सिटी कंसिडर करते हैं। ठीक है, और इसमें हम इस डायरेक्शन में विंड मानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास विंड डायरेक्शन है, यहाँ पर वेलोसिटी है विंड की v। ठीक है, विंड की वेलोसिटी कितनी है v। ठीक है,
और जो हमारे पास विंड डायरेक्शन है उसके जो पैरेलल में जो डायमेंशन है उसको हम मानते हैं एल, यानी कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ भी है अलोंग द विंड डायरेक्शन। ठीक है, और जो हमारे पास इसकी इस डायरेक्शन में जो हमारे पास डायमेंशन है उसको हम क्या बोलते हैं, डब्ल्यू। ठीक है, और ये जो हमारे पास सिटी की हाइट है उसको हम बोलते हैं मिक्सिंग हाइट एच, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सिंग हाइट एच। ये बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पर हम पोल्यूटेंट कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास सिटी है, इसमें जो भी पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, उसकी इमिशन रेट क्या है, क्यू है, उसकी इमिशन रेट क्या है, क्यू, ये आपको दी हुई है। ठीक है, और इस सिटी में हमारे पास इस विंड डायरेक्शन की वजह से, यानी कि इस विंड की वजह से यहाँ से कुछ हमारे पास एयर पोल्यूटेंट की कंसेंट्रेशन आएगी। ठीक है, उसको हम कंसिडर करते हैं बी, बी यानी बैकग्राउंड कंसेंट्रेशन, बी यानी बैकग्राउंड कंसेंट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास बी हो गई। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि हमारे पास व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड ओवर द सिटी, यानी कि हमारे पास जो इस सिटी से यहाँ एग्जिट करेगी कंसेंट्रेशन सी, वो कितनी होगी। ठीक है, वो कितनी होगी, तो ये आपको बेसिक्स इसका समझ में आ गया। ठीक है, किस तरीके से इसमें एक रेक्टेंगुलर टाइप का मॉडल कंसीडर करते हैं और उसमें पैरामीटर्स लेते हैं, उसके बाद में इसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल कंसेंट्रेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वही यहाँ पर हम यूज में लेंगे इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला वो क्या होता है, B प्लस क्यू एल बाई यू इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दो आप, बी यानी बैकग्राउंड कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है आपको, 10। ठीक है, 10 दी हुई है, ये हमारे पास दी हुई है माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, प्लस क्यू की वैल्यू किस में दी हुई है, 4 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम पर सेकेंड मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें दी हुई है इंटू एल। अब देखो यहाँ पर आपके पास दो डायमेंशन है, एक है हमारे पास विड्थ है 5 किलोमीटर और लेंथ है आपके पास 10 किलोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एल क्या होता है, जो विंड डायरेक्शन के अलोंग होती है। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर लेना है 10 किलोमीटर, यानी कि 10,000 मीटर। ठीक है, डिवाइड बाय यू कितना हमारे पास, विंड स्पीड कितनी है 2.5, ये हमारे पास हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इंटू एच कितना हमारे पास, मिक्सिंग हाइट, ये है हमारे पास 1000, ये हमारे पास कितना 1000 मीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास बी है वो किस में था, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन है टोटल, ठीक है, ये भी हमारे पास माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर देखो ये ग्राम है, ये हमारे पास क्या है, ग्राम है। ठीक है, तो ये हमारे पास 10⁻⁻6 इंटू ग्राम है, इसको मैं लिख दूं माइक्रोग्राम, इसको मैं क्या लिख दूं, माइक्रोग्राम, और उसके बाद मैं इसको सोल्व कर लूंगा। ठीक है, ये 3 जीरो से ये मेरे पास 3 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है, यहाँ से मेरे पास पॉइंट हटा तो यहाँ पर एक जीरो लग गया। ठीक है, यहाँ पर मैं जीरो लगा देता हूँ। उसके बाद में देखो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, तो 25 को 100 को 25 से ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर लूंगा, तो यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 10, और इसको मैं कंप्लीटली सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 16, कितना आएगा 16। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 26 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, कितना आ जाएगा 26 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास फिक्स बॉक्स जो मॉडल है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए PM10 सैम्पलर रन्स फॉर 23.5 आवर्स, यानी कि टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, एट एन एवरेज फ्लो रेट ऑफ 1.1 मीटर क्यूब पर मिनट। ठीक है, तो एवरेज फ्लो दिया हुआ है, यानी क्यू की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद में फिल्टर का टेयर वेट दिया हुआ है 48.02, और फिल्टर का जो ग्रॉस वेट है वो दिया हुआ है 48.09 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में पूछा हुआ है कि PM10 की एवरेज कंसंट्रेशन कितनी होगी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो PM10 है उसकी कंसंट्रेशन का एनालिसिस करने के लिए हम एक मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है ग्रेविमेट्रिक मेथड। ठीक है, क्या नाम है, ग्रेविमेट्रिक मेथड।
ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले मुझे माइक्रोग्राम चाहिए, यानी कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है PM10 की वो माइक्रोग्राम में कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यदि ग्रोस वेट है फिल्टर का, जो ग्रोस वेट है फिल्टर का उसमें से टेर वेट है वो माइनस कर दूं तो मेरे पास जो PM10 है उसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी ग्राम में। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास, देखो ग्रोस वेट माइनस टेर वेट। ठीक है, इसको जब सोल्व करूंगा यानी कि 48.09 माइनस 48.02, ये आ गया मेरे पास 0.07 ग्राम। ठीक है, ये मेरे पास इतना आ गया, लेकिन मुझे चाहिए कि इसमें माइक्रोग्राम में। ठीक है, तो इसको मैं 0.07 इंटू 10⁶ माइक्रोग्राम लिख दूं। ठीक है, तो मतलब कि मेरे पास माइक्रोग्राम तो आ गया, अब चाहिए मीटर क्यूब यानी कि वॉल्यूम चाहिए। तो मेरे पास जो सैंपलर का वॉल्यूम होता है, सैंपलर का वॉल्यूम वो कितना होता है मेरे पास, क्यू एवरेज इंटू टी। ठीक है, क्यू एवरेज यानी कि हमारे पास कितना दिया हुआ है 1.1, किस में दिया हुआ है, मीटर क्यूब पर मिनट में। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे टाइम भी मिनट में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम दिया हुआ मेरे पास 23.5 आवर्स, इसको मिनट में चेंज कर देता हूँ तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास मिनट, मिनट से मिनट कैंसिल, ये जो भी वैल्यू आएगी वो मेरे पास किस में आएगी, मीटर क्यूब में आएगी। ठीक है, मुझे चाहिए किसमें, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में, यानी कि इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 0.07 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 1.1 इंटू 23.5 इंटू 60, ये आ गया मेरे पास माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको आगे और सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 45 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 45 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हमने टोटल 150 क्वेश्चंस, ठीक है, जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर के पेपर के डिस्कस कर लिए। ठीक है, थैंक यू।